हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉपिक फोर्थ। अभी तक हमने 3 टॉपिक खत्म कर लिए हैं, एक सेट का, उसके बाद मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स और एक सीक्वेंसरी, वो तीनों कर लिए हैं। उसके हमारे पास जो शॉर्टकट थे वो भी फिनिश कर लिए हैं। अब हम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम सबसे आसान टॉपिक है इसमें से, क्योंकि इसके जो शॉर्टकट है ना वो 5-5 सेकंड में क्वेश्चन निकलने वाले होते हैं। ठीक है, कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस वाइज चलें, जैसे हमारे पास सिलेबस में दिया है ना, तो उसी तरह से मैं देखूंगा। तो सबसे पहले टॉपिक आता है उसमें हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री की है तो वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाइनोमियल थ्योरम बनाई किसने। तो वो सबसे हम पहले लिखेंगे कि जो बाइनोमियल थ्योरम है ना वो किसके द्वारा था। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास गिवन बाय, हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम किसके द्वारा दी गई थी, तो हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं सर लसक न्यूटन। ठीक है, इसको सर लसक न्यूटन बोलते हैं। इसने हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले बनाई थी। तो सीधे सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसने हिस्ट्री में बोला है। तो पीटेट में भी 1-2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि इसको आप सीधा याद ही रखना है। तो इसको आप शॉर्ट में रख सकते हो, या तो कैसे लिख सकते हो आप, SL सर लसक को क्या लिख सकते हो, SL न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन तो याद करना आपके लिए भी आसान होगा। तो SL न्यूटन या L न्यूटन भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कहीं पे सर ना दिया। तो L न्यूटन या SL न्यूटन हमारे पास जो था, उसने बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास दी थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट होती है इसकी। तो स्टेटमेंट आ सकती है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो इसकी हम अगर स्टेटमेंट करें तो मैं एक एक टॉपिक करवा दूंगा आपको इसमें से, जो जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं हो रही है, इसलिए आप ध्यान से देखना और साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। तो क्या कह रहा है हमारे पास, कहना है इफ एन इज अ पॉजिटिव नंबर, इफ एन इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एन हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, कह रहा है देन हमारे पास जो इसकी मेन स्टेटमेंट है वो जो हमने याद रखनी है, जो कि एक फार्मूले की तरह है, जो भी फार्मूला आपको पता भी होगा आई थिंक। तो क्या है, x+a की पावर n, और साथ में क्या आ जाता है, nc नोट x की पावर n, nc1 x की पावर n-1 a की पावर 1, nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2, प्लस सोन अप टू हमारे पास क्या आ जाता है, ncn a की पावर n, और जहां पे हमारे पास a की पावर सॉरी, हमारे पास जो x की पावर है ना n-n है, तो x की पावर 0 हो जाती है, तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसको अगर हमने जर्नल, ये स्टेटमेंट है हमारे पास एक जर्नल की तरह। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको और वे से लिखना हो तो इसको हम एक और वे से लिख सकते हैं। उसको बोल सकते हैं x+a की पावर n इज इक्वल टू समेशन r वेरी फ्रॉम 0 to n। r हमारे पास वेरी कर रहा है 0 to n, ncr, उसके बाद x की पावर n-r और a की पावर r, और इसी को लिखने का एक और वे है हमारे पास, समेशन r वेरी फॉर 0 to n। ncr को हम दूसरी वे से भी लिख सकते हैं ना, वो क्या होता है, c ऑफ, मीन्स कि इसका मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, एक परमोटेशन और कॉम्बिनेशन 2 होते हैं। तो जब हम वो करेंगे तो वहां पे भी हम करेंगे। इसका वैसा भी फायदा आपको परमोटेशन कॉम्बिनेशन में हो सकता है, वैसे ज्यादा नहीं, कोई 1-2% ही है, तो कोई इतना खास भी नहीं है। x की पावर n-1 और a की पावर r। ठीक है, अभी मैंने लिखा, अभी मैं समझाता हूँ इसको, में से याद क्या रखना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, n इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पास ये फार्मूला देखेगा, इसमें n हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो सकता है। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है, अब इसको घुमा के बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता है। वो कहेगा नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर बोलेगा तो वो भी पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर देखें हम तो रैशनल नंबर भी पॉजिटिव में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने याद रखना बस पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो डिटेल में काफी करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास दिया है x+a की पावर n, और ये सारा हमारे पास दिया है। अब इसी को घुमा के वो और कहीं सी वे से भी लिख सकता है। a की जगह क्या लिख सकता है, वो 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं ना, x+y की पावर n। तो जहां क्या हो रहा है हमारे पास, मतलब क्या होता है हमारे पास, जैसे ये किया ना, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे ना तो इक्वल टू हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, मीन्स की इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर n ही आना चाहिए प्लस करने पे। अगर हम जहां देखो x की पावर n-r और a की पावर r, तो इसकी पावर देखे तो r कट हो जाएगा, तो x की पावर n बच गई ना। इसी तरह से जहां देखो n पावर है, जहां n-1 और 1 ऐड करेंगे तो n पावर, जहां n-2 और 2 पावर तो कट करेंगे तो n पावर, जहां भी n पावर। ठीक है, तो हमने टोटल में हमेशा n पावर बनानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद भी रख सकते हो इसको कि कैसे है। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, कि जैसे हमने क्या किया था, x प्लस, अगर हम देखें x प्लस
जैसे हम करते थे y की स्क्वायर, तो ये क्या होता था x की स्क्वायर y की स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 3 का भी हमारे पास फार्मूला होता है, इवन की हमारे पास 4 का फार्मूला भी होता है, वो मोस्टली किया नहीं होता किसी ने, 4 तक के हमारे पास फार्मूले होते हैं, ठीक है। इसी तरह बनाने को तो हम 10 तक भी बना सकते हैं, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास अगर इसको सोल्व करना हो तो उसके लिए हम करते हैं बाइनोमियल का यूज, ठीक है। अब आपको एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपको आएगा x प्लस वाई की पावर 10, ठीक है, जहां पे कुछ भी हो सकता है। तो जहां 10 अगर सोल्व करने जाओगे तो आप सोल्व थोड़ी ना कर सकते हो इसको, तो उसके लिए हमारे पास इसका बाइनोमियल का यूज होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका जो जनरल टर्म थी हमारे पास, वो आपने याद रखनी। इसमें से याद रखने वाला मेन चीज है वो ये है हमारे पास, ठीक है। इसको आपने मेन याद रखना है, वैसे बाकी आपने स्टेटमेंट पूरी याद रखनी ही है, लेकिन ये हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी साथ साथ में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के ये चैप्टर हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसके साथ में शॉर्टकट ही करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसको लेंथी वे से करने जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, हमने करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आना है, तो ऑप्शन के द्वारा करेंगे क्वेश्चन, तो मैं इसलिए आपको साथ में क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये तो हमारे पास था, सबसे पहले हिस्ट्री दी थी वो मैंने करवा दिया वहां से कि क्या है एसएल न्यूटन, जो सल लसक न्यूटन हमारे पास था, उसने हमारे पास क्या किया था, ये बाइनोमियल दी थी, उसके बाद स्टेटमेंट लिख दी जो कि उसने जनरल स्टेटमेंट जब बोली होती है वो भी बता दी। इसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है सिलेबस के हिसाब से पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। तो पास्कल ट्राइंगल में करवा देता हूँ कि होता क्या है, इसको आप साथ में नोट डाउन कर लो। अब मैं कहता हूँ पास्कल ट्राइंगल होता क्या, ठीक है। तो पास्कल ट्राइंगल हमारे पास, एक मिनट, पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। अब हमारे पास पास्कल ट्राइंगल कहता क्या है, इसमें मतलब क्या होता है हमारे पास कि अगर तो आ जाए ना हमारे पास जैसे x प्लस वाई जहाँ ए या कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, x प्लस वाई में लिख के चलता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, जहाँ y या हो सकता है, जहाँ और कोई वेरिएबल हो सकता है, जहाँ a हो सकता है, जहाँ कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो a जो मान के चलता था वो कॉन्स्टेंट होता था, ठीक है। तो वेरिएबल भी आ सकते हैं दोनों के दोनों। तो क्या कह रहा है, x प्लस वाई की हमारे पास पावर मान लो अगर आ जाती है 3, 4 या कम से कम मान लो 5 तक भी आ जाती है, तो उसको हम पास्कल ट्राइंगल से उसके कोफिशिएंट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आता है 1, फिर हमने क्या करना होता है, यही 1 हमारे पास एक इधर लिखना होता है, एक इधर लिखना होता है, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को ऐड करना है, उसको मिड में लिखना होता है, तो 1 1 प्लस कितना हो गया 2। फिर क्या करना हमने इन दोनों को ऐड किया, जैसे पहले क्या करेंगे 1 इधर भी लिखेंगे और 1 इधर भी लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को फिर से ऐड किया तो ये 3 हो गया, ये भी दोनों को ऐड किया तो 3 हो गया। अब ये 3 3 हुआ, लेकिन हमने क्या करना, बीच में एक बाहर एक 1 1 फिर लिखना है। अब 3 और 3 कितना हो गया 6, और इधर कितना हो गया 4, और ये भी हो गया 4, और ये 1 1 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब जहां तक का हमारे पास कोफिशिएंट करना हो ना तो वो सिंपल हो जाता है, इसलिए पास्कल ट्रायंगल मैंने कहा। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास जहां पावर आ रही है x प्लस वाई की पावर, तो जहां मैं लिख देता हूं ऊपर पावर, ठीक है। अगर तो पावर क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है, अगर पावर आ रही है 0 तो उसके लिए होगा हमारे पास 1, ठीक है। मैं समझाता हूँ ये सारा, पहले लिखते जाओ साथ में। अगर आ जाए पावर 1 तो उसके लिए है हमारे पास ये रो, अगर आ जाए पावर 2 इसके लिए ये रो है, 3 के लिए ये है, और 4 के लिए ये है, ठीक है। पावर 4 आ जाए, ये वाली पावर x प्लस वाई की पावर 2 3 4 कुछ भी, अगर जहां पे 4 तक आ रही है, ठीक है, 5 भी नहीं है वैसे, इसकी कर सकते हो 5 तक की, फिर लेंथी हो जाएगा। तो x प्लस वाई की पावर अगर 4 तक आ रहा है ना, जैसे मान लो हमारे पास दिया यहाँ पे x प्लस 3 की पावर 4, और उसने बोला इसका कोफिशिएंट निकालो, कौन सा हमारे पास x की स्क्वायर वाला कोफिशिएंट निकाला, x की क्यूब कहाँ आएगा उसका कोफिशिएंट निकालो। कोफिशिएंट क्या आता है 3x का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट होता है इसका, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ सोल्व आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन इसको अभी समझ लो पहले थोड़ा सा। क्या है 1 1, अब हमारे पास क्या है इसमें, मतलब एक तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या आगे कोफिशिएंट हमारे पास बोला उसने कि पावर 0 है, तो उसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या होगा 1। अगर उसने बोला हमारे पास x प्लस वाई की पावर 1 होगी, तो उसका उसने बोला कोफिशिएंट कौन सा हो सकता है, तो हम बोलेंगे 1 और 1 ही कोफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। और इसका अगर हमने पावर 2 कर दी तो उसका कोफिशिएंट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 1 हो सकता है फिर से, ठीक है। तो 1 1 सेम ही है। इसका मतलब क्या होता है एक हमारे पास, और इसका मतलब है हमारे पास कि ये हमारे पास जो बिगिनिंग फर्स्ट और लास्ट से जो हमारे पास वैल्यूज आती है ना, तो वो भी इक्वल होती है। देखो हमारे पास जहां ये दोनों 1 और 1, जो फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू 1 1 इक्वल, ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू 1 1 इक्वल, जहां देखे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू 1 1 इक्वल, और फिर से ये देखें तो सेकंड और सेकंड लास्ट वैल्यू 1 1 इक्वल, जहां पे फर्स्ट और लास्ट सेकंड और सेकंड लास्ट इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास मान लो उसने दिया है,
अब देखो इसको समझाने का पता चलेगा आपको। एक्स प्लस मान लो हमारे पास वाई की पावर उसने दी है, जहां पावर 4 है ना, पावर 4, ठीक है। अब उसने क्या बोला हमारे पास कि एक्स हमारे पास क्या है, जहां पे ये क्या है, एक्स की पावर हमारे पास 1 2 3 इस तरह से आएगा ना। तो एक्स की पावर हमारे पास अगर मान लो ये दी है उसने सेकंड टर्म उसने बोला कि 4 है उसका कोफिशिएंट, और उसने बोला हमारे पास कि इसका कोफिशिएंट निकालो, कौन सा है, ये 4 था ना। तो उसने बोला कि 4th टर्म का कोफिशिएंट निकालो, तो वो भी 4 होगा। तो आपने बिना सोल्व किए कर लेना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो फिर आपको आसानी से समझ में आएगा ज्यादा। अभी के लिए आप इतना याद रख लो, इसमें से जो इसका पूरा को पूरा कंक्लूजन है ना, वो इतना याद रखो कि इसकी जो हमारे पास क्या होती है, फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करें या एंड से स्टार्ट करें तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो इक्वल होती जाती है। तो जहां बिगिनिंग और एंड देखो, बिगिनिंग और एंड, और ये सेकंड, तो ये इधर से भी सेकंड, इधर से फर्स्ट सेकंड और सेकंड, ठीक है। अगर इसके बीच में कोई वैल्यू होती तो वो भी इक्वल होती। तो इस तरह से हमारे पास इसको आपने याद रखना है बस, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल से इतना ही कंक्लूजन है बस अभी तक के लिए। इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि आपको पूछ सकता है वो पावर 3 के लिए हमारे पास क्या आएगी, तो वो इतनी चीज आपने याद रखनी, ठीक है। इससे ज्यादा आएगा भी नहीं आपको अगर आया तो। अब हमें इसके रिलेटेड एक को होते हैं कोफिशिएंट, जो मैंने बोला ना टर्म। तो पहले हम देखते हैं टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या, तो सारा बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर मैं आपको करवाता हूँ इसमें से एक और चीज होती है जो, ठीक है। तो इसको अभी मैं रब कर रहा हूँ तो आप नोट डाउन कर लेना। पास्कल ट्रायंगल से ही करवा रहा हूँ अभी मैं वैसे। अब देखो हमारे पास सबसे पहले एक तो क्या होता है इसमें हमारे पास, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जनरल टर्म क्या होती है, ठीक है। तो जनरल टर्म को हम लिखते हैं TR+1 की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास जनरल टर्म का, इसको इस तरह से लिखते हैं, इज इक्वल टू NCR x की पावर n-r और y की a की पावर, जैसे हमने जहां पे किया x प्लस a की पावर n के हिसाब से चल रहा था ना मैं, जो जनरल टर्म थी, तो उसी का हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ये हमारे पास जनरल टर्म है। तो ये हमारे पास क्या होगा, a की पावर r। इसको अब आपने सेकंड नंबर पे याद रखना है, ठीक है। अब इसमें से याद रखना है, अब इसमें से मैं बता दूं कि होता क्या क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, अगर हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको आप जानते हो तो इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। बड़ी पावर के लिए भी सेम ही होती है चीज। तो इसके लिए अगर देखें, इसमें हमारे पास अगर बात करें वो वेरिएबल कौन कौन सा है, तो जे भी वेरिएबल, जे भी वेरिएबल है, जे भी XY वेरिएबल है, ठीक है। इसमें से कोफिशिएंट कौन से हैं, तो ये कोफिशिएंट है, इसके साथ कुछ नहीं लगा तो 1 तो है ही ना, तो 1 कोफिशिएंट है, और इसका भी 1 कोफिशिएंट है। अब इसमें देखें टर्म कितनी है, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये 2 और ये 3, तो 3 टर्म है, ठीक है। तो जहां से कंक्लूजन क्या निकला, अभी ये एक्स की स्क्वायर के लिए था, यही अगर हम कर दें एक्स प्लस वाई की क्यूब के लिए, तो क्या होता है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई की स्क्वायर, ठीक है। जहां पे 3 पावर है तो कितने टर्म आई, 1 2 3 4, ठीक है। देखो 2 पावर थी तो 3 टर्म, 3 पावर थी तो 4 टर्म। तो जहां से हमने कंक्लूड क्या किया कि अगर हमारे पास x प्लस ए या y कुछ भी लिख सकते हो जहां पर, ठीक है, इसकी पावर n करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी n+1, ठीक है। तो जे हमारे पास क्या है, इंपोर्टेड है, इसको स्टार मार्क कर लो नहीं तो, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास क्या है कि हमने नंबर ऑफ टर्म के लिए हमने कर दिया कि किस तरह से होता है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, n+1 होती है हमेशा, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हमारे पास, अब कहेंगे हमारे पास 3x प्लस 2y की पावर 7 दी है, कहेगा कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी। तो हमने कुछ नहीं करना, अंदर चाहे प्लस में या माइनस में कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं, हमने पावर देखनी 7 है। तो क्या होती है n-1, इसका मतलब n होता है, तो n-1 इक्वल टू कितनी होगी, 8 टर्म, ठीक है। यही अगर हमारे पास इसकी पावर आ जाए a प्लस b, कुछ भी आ सकता है ना, एक तो चलो हमारे पास वेरिएबल चाहिए कम से कम, तो x प्लस b की पावर आ गया हमारे पास अगर मान लो आ गया 1/10, ठीक है। तो जो है हमारे पास क्या हो गया, इसकी पावर, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे हमेशा रियल नंबर ही होती है, सॉरी गलती लिख दी मैंने, 10 ही लिखना था, 10+1 किया हमारे पास तो कितना आ गया 11, ठीक है। तो आई होप नंबर ऑफ टर्म को आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी पावर होती है इसकी उसको ऐड कर देते वो नंबर ऑफ टर्म होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए हमारे पास आ गया, जनरल टर्म भी हमने बता दी कि ये है, ठीक है। अब जनरल टर्म में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने क्या किया था, क्या मान लो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3, में ये चीज करवा कर देखता हूँ आपको एक, मान लो इसकी पावर 2 स्क्वायर दिया है, ठीक है। इसको करेंगे सोल्व तो क्या आएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12x, ठीक है। ये चीज हमारे पास बनेगी, ठीक है। इसको आगे भी से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म बनेगी, ठीक है। अब ये तो थी स्क्वायर पावर के लिए।
अब इसमें हमने देखना क्या है, टर्म कितनी है, तो 2 पावर थी तो 3 टर्म आ गई, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमने देखा जहां पे आर, तो आर का मतलब क्या है हमारे पास कि आर हमारे पास जितनी पावर चाहिए होती है, अगर उसने बोला कि पावर कंटेनिंग एक्स की पावर स्क्वेयर, तो जहां पे आर कितना हो गया 2, ठीक है। अगर उसने बोला कि पावर कंटेनिंग एक्स की पावर 1, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये तो 2 पावर का ली थी ना, तो इसमें यही आ सकता है। अगर जहां पे पावर आ जाए मान लो 10 पावर आ जाए किसी की, तो उसने बोला कि इसमें हमारे पास टर्म बताओ कि जिसमें हमारे पास क्या हो, एक्स की पावर 5 आ रहा हो, तो वो हमारे पास कौन सी टर्म होगी, ठीक है ना। इसमें 3 टर्म दी, तो इसमें हमने बता दिया कि आर इक्वल टू 2 हमारे पास मतलब क्या होता है कि एक्स की स्क्वायर वाला, तो हमने बता दिया कि वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अगर आर इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, तो क्या बताया हमने कि वो थर्ड टर्म है, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है, उसने बोला कि हमारे पास कोई टर्म नहीं है जिसमें, उसको बोलते हैं एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जहां इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, तो वो क्या होती है हमारे पास सेकंड टर्म आ गई, ठीक है, इस तरह। लेकिन ये तो था हमारे पास 2 पावर के लिए, अगर 10 पावर आ गए तो हम ऐसे तो सोल्व कर ही नहीं सकते, तो फिर हमें पावर कैसे देखनी है, तो वो सारा अभी हम करते हैं, ठीक है। और इसके हम सीधे क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट के हिसाब से, ठीक है। अभी तक हमने एक जनरल टर्म याद रखनी है और एक हमारे पास जो क्या है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म हमारे पास ये आ गई है। एक हमारे पास अब करते हैं जो मैंने पास्कल का बताया था कि बताना था हमारे पास, क्योंकि उसके लिए टर्म जानना जरूरी था। तो टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, एनसी नोट था ना, तो मैंने जनरल टर्म लिखवाई थी। इसमें क्या आता था सी नोट C1 C2 प्लस सोन अप टू CN इज इक्वल टू, ठीक है। अब उसने बोला सम ऑफ टर्म, ठीक है, मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, नहीं तो सम ऑफ टर्म, सम ऑफ कोफिशिएंट लिख लो, नहीं तो ठीक है, ये कोफिशिएंट ही है ना हमारे पास। उसने बोला कि सम ऑफ कोफिशिएंट कितने हो गए हमारे पास, तो ये कोफिशिएंट ही होते हैं ना जो इसके कांस्टेंट आते थे साथ में। तो अगर तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है, मीन की फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट हो रहा है एंड वाली खत्म हो सकता है, तो जहां पे एन की जगह कितनी है, अगर 10 नंबर ऑफ टर्म था 10 आएगा, ये तो 0 ही होगा, ठीक है ना, स्टार्ट तो 0 से ही होगा। तो जहां पे अगर हमारे पास सम है तो इक्वल टू क्या आएगा 2 की पावर n। इसके क्वेश्चन के साथ करेंगे। अभी जो फार्मूले याद रखो, ये फर्स्ट फार्मूला, सेकंड, अगर हमने फर्स्ट टर्म 0 वाली ऐड नहीं की, जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उसको हमने छोड़ दिया, आगे से किया 6C2 प्लस हमारे पास क्या हो गया CN इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n और साथ में क्या हो जाएगा -1 नीचे, ठीक है। और फिर यही थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है C2 C0 C2 C4 सोन अप टू, अब देखो ये आ क्या रही, इवन टर्म्स आ रही हैं, इक्वल टू किसकी होती है जी हमारे पास C1 C3 C5 प्लस सोन अप टू, ये दोनों इक्वल होती है, और ये दोनों इक्वल किसके होता है 2 की पावर n-1, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले अपने आप याद रखने हैं। क्या होता है, अगर कांस्टेंट टर्म उसने बोला सम ऑफ कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट निकालेंगे ना, जैसे मैंने 2x प्लस 3 की स्क्वायर किया था, तो इसमें हमारे पास क्या आया 4x का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 9 प्लस हमारे पास 12x आया था। कोफिशिएंट क्या हो गया, जे 4 जे 9 और 12, तो 4 9 और 12 को ऐड करेंगे, जो हमारे पास बनेगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन हम इस तरह से ओपन तो करेंगे नहीं इसको, तो जो हमारे पास सिंपल याद रखने का होता है, अगर 10 पावर आ गई तो 0 से स्टार्ट किया हमारे पास, तो 10 तक गया तो 2 की पावर n, तो मीन्स की हमारे 2 की पावर कितना हो गया 10। तो 2 की पावर 10 को सोल्व करना सिंपल है, वो हो जरूरत थोड़ी ना जहाँ 10 नहीं आएगा, हो सकता है जहाँ 5 6 आए, उतना ही आता है जितना आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती कि आपको पेन उठाए बिना भी क्वेश्चन निकाले जाए, ऐसे क्वेश्चन आता है। और दूसरा ये और थर्ड ये, ठीक है। तो इसको याद कर लो, साथ में क्वेश्चन के साथ में भी यूज भी करवाता हूँ इसका, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए आया, ठीक है। एक मैंने क्या करवाई नंबर ऑफ टर्म आ गई हमारे पास, और ये क्वेश्चन। अब हम इसके करते हैं, पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो अदरवाइज जितना भी समझाया उसका आपको सही से समझ नहीं आएगी जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। फर्स्ट, x की स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x का स्क्वायर इसकी पावर 11, ठीक है। अब ये कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसको अब 3-4 चीजें हो सकती है जो एक ही क्वेश्चन से पूछ सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले क्या मान लो हमारे पास आएगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। हमारे पास क्या आई, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। फर्स्ट मान लो आप इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, मतलब कि उसमें x की वैल्यू नहीं होगी, उससे इंडिपेंडेंट होगा। अब देखो इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा कि x की पावर 0 होगी, तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है 1, मीन्स की कोई कांस्टेंट टर्म होगी। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाए फिर भी सेम फार्मूला है,
अगर वो पूछ ले कि हमारे पास कोई बाइनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म बोल ले तो वो भी सेम ही बात है, क्योंकि एक्स की मैंने बोलना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तभी होगा जब जीरो होगी। तो अब वो क्या आ गया 1, तो मीन्स की वो कांस्टेंट टर्म होगी। अगर कांस्टेंट टर्म में आ जाए जहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब इसको मैं पहले जनरल के हिसाब से करवाता हूँ ताकि आपको एक फार्मूले की तरह याद रहे चीज। ठीक है, अदरवाइज शॉर्टकट हमेशा भूल जाते हैं, एक बार हम इसको फार्मूले की तरह याद कर लेते हैं। b अपॉन में y की पावर q। ठीक है, जब भी हमारे पास बाइनोमियल की फॉर्म ही है ना। अब इसमें देखो ये कोफिशिएंट ए, बी भी कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल आ रहा है और ये वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में वेरिएबल आ रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों को सम किया पावर n आ रही है, मीन्स की n तक हमने क्या करना है, पावर सोल्व करनी है। अब इसमें हमने करना क्या है, तो n को मल्टीप्लाई करना p के साथ, इसका फार्मूला शॉर्टकट याद रख लो, जो शॉर्टकट ही है। n को मल्टीप्लाई करना p के साथ, जो पावर है x के साथ, जो फर्स्ट टाइम में आएगी, फर्स्ट टर्म में आएगी। ठीक है, अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं। अगर तो दोनों में वेरिएबल था ना तो हमने फर्स्ट वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक के साथ ही वेरिएबल है, हमारे पास आ जाए 1 + x। ठीक है, तो हमने हमेशा क्या करना है, n को मल्टीप्लाई करना है ना x की पावर के साथ, वेरिएबल की पावर के साथ। तो जहां कांस्टेंट हमने इसकी पावर नहीं देखनी 1 है, हमने इसकी पावर देखनी कि 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको x + 1 भी लिख सकते हैं ना। अगर हमारे पास 1 + x था तो इसको हम x + 1 भी लिख सकते हैं ना। एक मिनट, इसको हम x + 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा आंसर में, चाहे 2 + 3 कर दे चाहे 3 + 2 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप माइंड में भी कर सकते हो। फिर ये फॉर्मूला लगाना है, तो क्या है n और साथ में पावर p, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों पावर का प्लस कर देंगे, एक तो x की पावर j और ये दूसरी j, p + q। ठीक है, तो ये फार्मूला पूरा का पूरा आपने याद रखना है। इसको निकलता क्या है, जहां से r निकलता है। ठीक है, अब r क्या है हमारे पास, कि जितनी पावर होगी हमारे पास। ठीक है, उसने बोला कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला ना उसने, तो जहां से हमारे पास क्या निकला था, r निकला। अब r क्या होगा, इसमें r की पावर 0 होगी। ठीक है, जहां पे r की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो 0 की इक्वल टू 1 आया ना, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होगा अगर हमने करना है इंडिपेंडेंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म निकालनी है। ठीक है, अब पहले मैं बता दूं, अब दूसरा नंबर क्या आता है इसमें, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, जो कांस्टेंट टर्म। अब हमारे पास क्या आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, वो कह रहे कि कंटेन कर रहा है कोई ना कोई x की पावर। तो x की पावर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो उसको हमने जनरल में लिखना है, तो x की पावर r करेंगे। तो x की पावर r कंटेन कर रहा है वो। ठीक है, अगर x की पावर r कंटेन कर रहा है तो सेम इसी में। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट निकालना है, जनरल यही लिखा मैंने, इंडिपेंडेंट निकालने के लिए ये फार्मूला। अगर x की पावर कंटेन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वो वाला x की पावर r माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा हमारे पास वही आंसर होगा। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, देखो इसमें क्या करेंगे, np तो आएगा ही आएगा। अब हमारे पास क्या था, इसमें माइनस क्या कर देंगे, x की पावर r। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, p + q। ठीक है, अब इसमें आप देखो अगर ध्यान से, x की पावर r, इसमें भी मैंने कहा कि माइनस हुआ है। अगर आप चाहो तो एक यही फार्मूला याद रख लो। देखो इसमें भी x की पावर r है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, तो x की पावर कितनी होनी थी, 0। ठीक है ना, x की पावर 0 होनी थी हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास वो क्या बन गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाली वैल्यू हमने नहीं लिखनी थी। ठीक है, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा था जहां पे। ठीक है, तो जो हमने इतना ही रहने दिया। अब हमारे पास कंटेन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1। अब हमारे पास क्या है, ये तो जनरल था ना, अगर यही बोल दे कि x की पावर 1 आ रही है, तो हमने क्या कर देना है, np x की पावर 1। तो जो पावर आ रही है ना, हमने वही माइनस करनी है ना। तो जहां पे क्या करेंगे, हम पावर को माइनस करेंगे अगर, तो क्या जहां पे 1 है ना, तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जैसे जहां जे है ना, हाँ, तो n-1 कर देंगे, और प्लस क्या आ गया, p + q। ठीक है, अब जहां पे देखो ये x की पावर आ रहा है, इसका मतलब क्या था कि r ही माइनस करना है, हमने गलत लिख दिया, मैंने r लिखना था माइनस। ठीक है, तो np साथ में क्या आ गया हमारे पास, माइनस का r/p। अब जहां पे भी r था तो r की वैल्यू 0 थी, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, अब जहां पे हमारे पास क्या आ गया, np x पावर है, अगर यही 2 आ जाएगी तो 2, 3 आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हो गया जो सारा का सारा। अब मैं क्वेश्चन अप्लाई करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी। इसको आप कर रहे हो नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर आपको कॉपी में साथ साथ में लिखकर फिर देखो मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने जैसे पहले इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए बोला। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, np/p + q। ठीक है, अब देखो n यही था, p हमारे पास क्या आएगा, j वाली वैल्यू, और q हमारे पास आएगी j वाली वैल्यू। तो क्या करेंगे, n हमारे पास ये, p हमारे पास j/p + q, तो 2 + 2, तो क्या आ गया, 11 2 22/4। ठीक है,
22/4 किया तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म हमारे पास कह रहे हैं कि कौन सी आएगी, तो वो कौन सी आएगी। इसको वैसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो हमें उस तरह से करना था हमारे पास कि जिसमें हमारे पास वैल्यूज डिवाइड हो जाती, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, चलो इसकी पावर ना फिर 1 कर लो, ये हमारे पास 2 ही लिख लो अकेला, ठीक है। एक्स की स्क्वायर प्लस 1 हुआ, अब ये हो गया, इसकी पावर नीचे कुछ नहीं है तो वाई की पावर कितनी होगी, 1 ही होगी ना, तो ये हमारे पास डिवाइड में आ गया 2, जहां भी 2 तो 11, ठीक है। अब ये हमारे पास जो आया, मैंने कहा था कि ये इक्वल टू किसके आया था, आर के, मतलब ये हमारे पास आया है आर इक्वल टू 11। अगर उसने टर्म की बात की है तो टर्म को हम जनरल टर्म किस तरह से लिखते हैं, टी आर प्लस 1, तो ये टर्म हमें चाहिए ना, ये वाली टर्म ये है, तो इसमें आर हमारे पास ये है। अगर टर्म की बात करें तो 11 प्लस 1 आएगा इक्वल टू 12। टर्म की बात आए तो 12, अगर उसने आर पूछा है तो 11, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आर सोल्व करने का, अगर उसने टर्म पूछा है तो टर्म हमारे पास प्लस 1 में होती है, ठीक है। देखो इस तरह से टर्म होती है ना, तो आर के साथ हम ऐड करेंगे तो 12 टर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास था इस तरह से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए हमारे पास आएगी 12 टर्म, ठीक है। अब यही उसने बोला अगर कि एक्स की पावर क्या करो, आर था ना, तो इसी तरह हमने बोल दिया कि अगर एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर इसमें आ रही है 2, एक्स की पावर 2 कंटेन करो जहां पे किसमें होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 11 की पावर यही रहेगा ना, माइनस क्या हो जाना साथ में 2, अब देखो आर की जगह क्या आ गया 2, तो क्या करेंगे 11 2 जा 22, ठीक है। एनपी माइनस आर, आर कितना है 2 अपॉन में 2, तो 2 आ गया, तो ये 22 में 2 गया तो 20/2 इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये क्या आया, आर इक्वल टू 10 आया, मीन्स की आर हमारे पास जब 10 होगा तो तब क्या होगा हमारे पास एक्स की पावर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मीन्स की कितना होगा, इसमें टर्म कितनी आई, तो 10 + 1 इक्वल टू 11 टर्म आई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टर्म आ गई है। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, x + y अपॉन एक्स की पावर, एक मिनट जहां 4 लिखा देते हैं, 4 अपॉन एक्स की क्यूब की पावर 20, ठीक है। अब उसने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सबसे पहले इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो क्या आएगा, अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 है ना, तो 20 अपॉन एनपी हो गया ना, एनपी प्लस पी प्लस क्यू, तो 3 + 4 1 कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 5। अब 5 क्या आया हमारे पास, आर आया है। अगर हमने क्या बोला, टर्म बोला है तो वो 6 है, अगर आर की वैल्यू बोली है तो वो 5 है, ठीक है। ये था। अब हमारे पास देखो, ये तो सारा था ना ये के लिए, अब हमारे पास क्या था, उसने अभी तक सिर्फ टर्म पूछी थी, तो ये टर्म निकालना हमारे पास आ गई। अब उसने क्या बोला कि कोफिशिएंट पूछ लिया, कि जैसे हमारे पास होता था ना 2x का स्क्वायर, उसने बोला एक्स की स्क्वायर कौन सी टर्म है तो वो बता दी। अब इसके साथ कोफिशिएंट कौन सा आएगा तो वो कैसे बताएंगे, तो कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास कोफिशिएंट के लिए यही हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, NCR एक्स की पावर n - r और a की पावर r, ठीक है। ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब इसी की अगर निकालते हैं हम टर्म, टर्म हमारे पे क्या आएगी 6 आएगी टर्म, ठीक है। टर्म 6 आएगी, लेकिन r कितना है हमारे पास 5, r इक्वल टू 5 मीन्स की हमारे पास आएगा, तो r5 क्या करेंगे हमारे पास n कितना है हमारे पास इसमें 20, तो 20 r कितना आ गया हमारे पास c5, और साथ में क्या आ गया x की पावर, x कितना है 1 ही है, तो पूरी की पूरी वैल्यू x ही है तो x ही लिखेंगे। n - r तो कितना आ गया 15, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास इधर a की पावर r, तो a कितना है 4 अपॉन एक्स की क्यूब की पावर r, r कितना है 5, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास इसमें आएगा क्या, तो जहां से देखो तो 5 3 = 15 और ये भी 15, तो देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए निकाला था ना, तो जहां पे क्या आएगा एक्स की पावर 15 और डिवाइड में एक्स की पावर 15, तो ये कट हो जाएंगे दोनों, तो जहां पे एक्स की वैल्यू नहीं आएगी ये कांस्टेंट वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए किया तो ये दोनों कट हो गए, बाकी इसको सोल्व करने पे जो आएगा वो आंसर होगा। अगर एक बार मैं करवा देता हूँ सोल्व, इसको क्या करेंगे 90 + 18 + 17 + 16 अपॉन में जो आएगा 5 4 3 2 और 1, ठीक है। और इधर क्या आएगा 4 की पावर 4। अब बाकी इसको आप सोल्व करना है तो वो कर सकते हो, जो भी सोल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा ना, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की मीन्स की अकेला कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट जो टर्म आएगी वो जे वाली होगी, ठीक है। ये तो था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए। अब अगर आ जाए हमारे पास कि एक्स के क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है पावर कोई, इसी सम के साथ चलते हैं हम कंटेन के लिए पावर। मान लो एक्स हमारे पास क्या कर रहा है, कंटेनिंग कर रहा है ना कोई पावर, तो उसको हम लिख लें अगर 20 में से
4 से डिवाइड करना ना हमने, तो मान लो 4 पावर अगर हम करते हैं, हाँ ठीक है, x की पावर 4 के लिए करो, x की पावर 4 कह रहा है कि कंटेन करने की जो कौन सी टर्म होगी जिसमें x की पावर 4 आएगा। तो x की पावर 4 आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले np क्या होगा 20, np माइनस आर आएगा ना, तो आर अब इस बार कितना है 4 अपॉन में p प्लस क्यू, तो 4, तो कितना आ गया 60 अपॉन 4, तो कितना आ गया 4। अब r इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 है। अगर टर्म की बात करें तो वो क्या है फिफ्थ टर्म में हमारे पास x की पावर 4 आएगा। इसमें जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो फिफ्थ टर्म होगी उसमें x की पावर 4 आएगा, लेकिन r हमारे पास ये है। अब उसने कोफिशिएंट पूछा अगर, तो वो क्या करेंगे t r प्लस 1 की पावर करेंगे ना, तो वो फिफ्थ टर्म होती है, लेकिन r हम इसको ये यूज करेंगे। तो n कितना है 20 c और r कितना है अभी हमारे पास 4, 20 c r, x की पावर n माइनस r तो कितना हो गया 16, और इधर हमारे पास क्या आएगा साथ में 4 अपॉन एक्स की क्यूब, और इसकी पावर कितनी करनी है हमने r कितना है हमारे पास 4। अब देखो हमारे पास 4 3 जा 12, ठीक है, ऊपर क्या है x की पावर 16 तो ये था, इसको सोल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 12 के साथ ये कट हो गया तो x की पावर 4 बच गया ना, तो देखो x की पावर 4, तो अब x की पावर 4 के साथ जो बाकी की सोल्यूशन बचा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो बस इसको क्या करना है 20c4 को मल्टीप्लाई करना है, ये तो कट हो गया ना एक्स एक्स वाली, उसको हमने देखना ही नहीं है, तो 4 की पावर 4। तो एग्जाम में आपको मोस्टली ये सोल्व करने को भी नहीं आता, सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है 20c4 और 4 की पावर 4, इस तरह से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, एनसीआर की फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या किया है, वीडियो काफी लंबी होगी आई थिंक, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक मैंने जो बता देता हूँ कि किया क्या हमने, तो सम ऑफ टर्म हमारे पास जो थी, सम ऑफ टर्म क्या आ जाती है, सम ऑफ टर्म सारा मैं लिख देता हूं साथ में एक बार, n+1 आ जाती है, ठीक है। अब सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आता है, सम ऑफ कोफिशिएंट उसके मैंने क्या करवाया आपको 3 फार्मूला करवाया पिकार्ड ट्राइंगल के बारे, ठीक है। और इसका अगर हम फार्मूला करना है ना, इसका हमने शॉर्टकट करना है, तो सम ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है x प्लस वाई की पावर n होता है ना, तो हमने क्या कर देना, इसका अगर शॉर्टकट करें तो पुट कर देना है हमने जो भी वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल को इक्वल टू 1, तो अगर इसको 1 पुट कर दे तो 1 + 1 की पावर n, तो कितना हो गया 2 की पावर n, तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितने हो गए इसके 2 की पावर n होगी, ठीक है। यही आ जाए हमारे पास x + 1 की पावर, मान लो रुक जाओ, यहाँ 2 कर दो इसकी पावर n, तो उसने बोला कि इसमें सम ऑफ टर्म कितनी होगी, तो 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर n, तो 3 की पावर n हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म होगी, ठीक है। और एग्जाम में आपको आया हुआ है जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आया हुआ है कि इसकी टर्म कितनी होगी, ठीक है, a की पावर n, ये हमारे पास पूछा था, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास a + b, जो 1 पर हो जाए इस तरह से आएगा। तो क्या होगा, एक तो सम ऑफ टर्म का कर लिया हमने, सम ऑफ कोफिशिएंट का भी हो गया, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट ऑफ x का भी किया हमने, इंडिपेंडेंट ऑफ x का भी किया, और x की पावर r अगर कंटेन कर लिया है उसकी भी कर लिया, x की पावर 1 भी आए तो फिर भी सेम है, वो क्या था सारा np r अपॉन में p + r, ठीक है। तो ये सारा सोल्व करना, ये इक्वल टू r जहां से निकल के आएगा। और टर्म की बात करें तो टर्म हमारे पास क्या होगी, r+1 करेंगे तो वो टर्म बनती है, ठीक है। तो अब हम करते हैं सबसे पहले तो बात, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल की, ठीक है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल की मान के चलें x + y का स्क्वायर करें तो क्या होता है, x की स्क्वायर + y की स्क्वायर + 2y, क्या होता है x की स्क्वायर + 2xy + y की स्क्वायर, इस तरह से होता है हमारे पास। अब उसने बोले कि इसमें मिडल टर्म, तो इसमें जैसे मिडल टर्म मान लो ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जहाँ पे पावर 10 हो जाए तो 10 तक भी करने पे हमारे पास क्या होगी, 10 की हमारे पास टर्म कितनी होगी, मैंने बोला था नंबर ऑफ टर्म क्या होती है n+1, तो कितनी होगी 11 टर्म होगी इसमें, ठीक है। जो ऊपर पावर होती है जो वो होती है हमारे पास r, तो टर्म क्या होती है हमारे पास r+1, तो इक्वल टू कितनी होगी हमारे पास r + 10 + 1, 11 टर्म हो गई है, ठीक है। अब 11 टर्म का मतलब क्या, 5 इधर हो गई और जो 6th टर्म और 5 इधर, ठीक है। तो 5 5 10 और जो 6th टर्म है जो हमारे पास ये क्या है, मिड टर्म है, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करने की, ये टर्म कौन सी होगी, आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि मिड टर्म होती कौन सी है, ठीक है, कि टर्म कौन सी, जैसे 6th टर्म मिड टर्म है, ऐसे पावर पूछ सकता है कौन सी मिड टर्म है। और क्या पूछ सकता है, उसका कोफिशिएंट पूछ सकता है हमारे पास, जैसे जहां मैंने बताया तो 2 आ रहा है साथ में, जैसे तो पूछ सकता है कि साथ में कोफिशिएंट कौन सा आ रहा है, ठीक है। जहाँ और हमारे पास एनसीआर की फॉर्म में पूछ सकता है कि एनसीआर की फॉर्म में हमारे पास उसका मिड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो वो सारा का सारा करेंगे हमारे पास,
अब सबसे पहले तो क्या है, इसके दो केस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, क्या है, सबसे पहले मान लो हमारे पास जो पावर है वो क्या होगी, इवन, ठीक है। तो पावर के हम एन की फॉर्म में चलते हैं ना, जैसे हमारे पास एक्स प्लस वाई की पावर एन, ये जनरल फॉर्म है। अगर जनरल फॉर्म में चले हम तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर मान लो हमारे पास क्या दिया, अगर इवन दिया तो व्हेन एन इज इक्वल टू इवन, अगर तो हमारे पास एन इवन दिया है तो क्या करेंगे, हमारे पास जो मिडल टर्म होती है वो कौन सी होती है, तो जो हमारे पास मिड टर्म होगी वो कौन सी होगी, उसको बोलते हैं हम एन अपॉन टू प्लस वनथ टर्म, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी इवन नंबर के लिए। अब मान लो हमारे पास क्या दिया, एग्जांपल के लिए बात करें, एक्स प्लस वाई की पावर 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10/2 प्लस 1, तो कितना होगा 5 प्लस 1 6 टर्म, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे 100 आ जाए तो क्या आ जाएगा 100/2 50, और 1 कितना होगा 51 टर्म, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो टर्म निकालना तो आपके लिए सबसे आसान हो गया है, कुछ नहीं करना आपने, n/2 करना, जो आएगा हाफ आएगा, मतलब उसका मतलब यही ना हाफ ही है, हाफ करेंगे हमारे पास जो भी पावर होगी और उसका +1 कर देंगे, तो जो क्या आ गई हमारे पास टर्म आ जाएगी, हमारे पास मिड टर्म कौन सी होगी उस बाइनोमियल की, ठीक है। जैसे फिर मिड टर्म निकालने के लिए अगर हमारे पास आ जाए उसका कोफिशिएंट निकालने को, ठीक है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जैसे जैसे जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, इसका यूज सारे क्वेश्चंस में हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, अगर इस फॉर्म में चले हमारे पास, तो क्या आ रहा है, एक्स की पावर n माइनस आर और वाई की पावर आर, ठीक है। जहाँ पे ए होता तो जहाँ ए आ जाता, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो देखो अब हमारे पास क्या है, इसमें n तो हमें पता है, n मान लो हमारे पास जैसे ये किया तो 100 है, आर नहीं हमें पता ना, अगर आर पता चल जाए तो सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व। और हमने देख लिया टर्म हमारे पास निकालनी आगे सबसे आसान है, 51th टर्म आई, जैसे हमारे पास 51 है ना, 51 टर्म आई, और 51 टर्म क्या है, यही टर्म है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं हम r+1, तो मीन्स की ये क्या हो रहा है 50+1 नहीं हो रहा, 50+1, तो जे जो हमारे पास होती है वो r होता है, तो r कितना होगा 50, तो मीन्स की जो भी टर्म आती है उसमें से एक माइनस कर दे तो वो हमारे पास r होता है। अगर हमारे पास r आ जाए, जैसे हमने पिछले फार्मूले किए थे कॉन्स्टेंट टर्म निकालने के, इंडिपेंडेंट हो, उस सभी में क्या था, r का फार्मूला आया था हमारे पास, हमने क्या किया था NP माइनस आर अपॉन में P प्लस क्यू, ये फार्मूला सभी जगह यूज किया था, कांस्टेंट टर्म के लिए, एक्स की स्क्वायर के लिए, एक्स की आर के लिए, कुछ भी हो चाहे, ठीक है। सेम फार्मूला सबके लिए यूज हुआ था। जहां से आर था और टर्म निकालनी हो तो हम क्या करते थे, 1 ऐड करते थे। अब हमारे पास जो मिड टर्म निकालनी है ना, तो मिडल टर्म के लिए फार्मूला क्या है, उसमें टर्म की वैल्यू आ रही है, तो उसमें से अगर आर निकालना है तो हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें 1 ऐड कर रहे थे टर्म निकालने के लिए, इसमें टर्म दिए तो 1 माइनस कर रहे आर निकालने के लिए, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन था, बस ये जो फार्मूले से आपका सारा का सारा बाइनोमियल खत्म हो जाएगा। अब देखना तो क्या है हमारे पास, जहां से अब आ गया ना, तो अगर हम मान के चले अभी, तो क्या होगा हमारे पास n का मतलब 100, तो 100 सी आर का मतलब कितना हो गया 50, और जे क्या हो गया x की पावर n माइनस 1 मीन्स की x की पावर 50 और y की पावर भी 50 आर, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बड़ी पावर नहीं आएगी, वैसे आपको 10 तक आती है, और 10 को भी हमारे पास उसी हिसाब से आती है कि इसके साथ जो कट हो जाती है पावर, और वहां पे आपको ए देते हैं 1 2 इससे करके देते हैं, जो आप सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आप देख के भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वह तो मैं अभी जर्नल के लिए बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सच में, लेकिन क्वेश्चन मैं तभी करवाऊंगा जब मैं लाइव वीडियो ले पाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से नहीं मैं करवा रहा, क्योंकि वो तब आपके डाउट भी हो पाएंगे क्लियर, अदरवाइज क्वेश्चन तो फिर आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया किसके लिए भी, व्हेन n इज इवन, अगर इवन है तो इसके लिए मिड टर्म निकालने आ गई। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है ना, देखो अगर जहां पे हमारे पास देखो तो एक्स वाई दोनों वेरिएबल है ना, तो इसको सोल्व करने पे आएगा जो हमारे पास वही कोफिशिएंट होगा। अगर मान लो हम जनरल टर्म की जगह मान के चले x+1 लेकर चलते, x+1 की लेकर चलते, तो जहां क्या आ जाता 1 आ जाता ना, जहां 1 आ जाता हमारे पास, ठीक है। बस और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 की पावर कुछ भी होता तो 1 नहीं रहता, तो फिर भी इसको सोल्व करते हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आना था हमारे पास, क्वेश्चन सिंपल होते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट होती है। अगर मान लो हमारे पास 2x+1 आ जाए, ये भी ध्यान रखना है, 2x+1 आ जाता, तो अब इसके साथ भी 2 लगा है ना, तो जहां 2x की पावर 50 होता तो 2 की पावर भी 50 करने पड़ता, 1 की पावर भी 50 और ये भी सारा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी पावर 50 नहीं, आपको एग्जाम में सिंपल आएगी पावर, ठीक है। तो वो अभी एग्जाम्पल के लिए आप समझ के चलो, तो मीन्स कि अगर 5 पावर है तो उतना तो आप सोल्व कर ही पाओगे, इधर भी 5 भी सिंपल से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो ये था हमारे पास इवन नंबर्स के लिए, ठीक है। एक इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं अगर आप कहते हो, तो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीन्स कि फिर हम करेंगे ओड नंबर के लिए, अभी इवन के लिए कर रहे हैं ना, तो एक एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो मान लो हमारे पास जैसे दिया है
खुद से ले लेता हूँ कोई, मान लो 3a माइनस 2b। अब मैंने दोनों देखो कॉन्स्टेंट ही लिए, वेरिएबल कोई नहीं लिया, ताकि आपको समझ आ सके आसानी से। 12 ले लो पावर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया। अब उसने बोला इसकी टर्म निकालो और उसका कोफिशिएंट निकालो, ठीक है। वैसे तो टर्म तक क्या आता है तो वो तो आप माइंड में ही कर सकते हो। n/2 तो कितना होगा 6 + 1, तो टर्म तो 7 आ गई नहीं, सीधा देख के ही पता चल रहा है टर्म 7 है। अब टर्म 7 था तो जहां से अगर r निकालना है तो r क्या होगा हमारे पास 6 हो गया ना, 6 + 1 होगा। तो देखो 6 + 1 7 टर्म होता है, तो t7 अभी 7 टर्म ही हमने निकालनी है, ठीक है। तो देख लो क्या आएगा, NCR, r क्या है हमारे पास 6। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था हमारे पास कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जो है वो बाइनोमियल क्या है, तो हमारे पास सिर्फ जहाँ पे बाइनोमियल का थोड़ा सा यूज यहाँ पे होता है, ठीक है। अदरवाइज बाइनोमियल और जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे, ठीक है। वहाँ पे हम अलग से फार्मूले लगेंगे और वहाँ उसके क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज हो, सॉरी कॉम्बिनेशन का यूज होता है बस इसमें, ठीक है। लेकिन वो मैंने आपको सीधे बता दिया कि कैसे होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ वैसे, क्योंकि मैंने बताया नहीं था आई थिंक। तो ये बता मेरे पास NCR होता है, C का मतलब बाइनोमियल, परम्यूटेशन हो तो P, तो वो तब बताऊंगा। इसका फार्मूला होता है N/R n-r, ठीक है। ये हमारे पास होता है फार्मूला, ठीक है। वैसे इसको अगर हमने सिंपल वे में करना है तो मैं अभी बता देता हूँ सिंपल वे में कैसे करते हैं शॉर्टकट। तो ये तो हमारे पास पहले NCR हो गया। अब क्या आना था, x की पावर जो फर्स्ट वाले की है, तो 3a की पावर कितना हो गया, n-r है ना, x की पावर n-r, तो कितना होगा 12 - 6। और माइनस, अब देखो माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस अगर तो हमारे पास पावर पॉजिटिव है, इवन है, तो वो तो माइनस कट हो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ ओड होती पावर तो वो क्या हो जाता है, गलत हो सकता था, ठीक है। तो अभी तो आप माइनस ना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं लेकर चलता हूँ तो आपको समझ लगे। तो क्या हुआ, जो फार्मूला का बना NCR, x की पावर n-r और y की पावर r, ठीक है। अब x की जगह j और y की जगह j सारा पुट किया है। अब जहाँ पे अगर सिंपल आपने, मैंने बोला कि शॉर्टकट के वे से करना है, तो क्या करेंगे, जहाँ 6 तक जा रहा है ना, तो 12 को आपने 6 तक खोल देना है, किसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 11 10, सॉरी 10 के बाद आना था हमारे पास 9 8, कितना हुआ हमारे पास 5, और जो हो गया 7, ठीक है। जैसे 7 6 टर्म हमने खोल दी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिवाइड में इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में खोल देना है। 6 5 4 3 2 और 1, तो चाहे नहीं भी लिखो, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। इधर ए का हमारे पास बोलो टर्म बोली है तो वो क्या थी 7 टर्म, आर बोला होगा तो 6 था, लेकिन कोफिशिएंट बोला तो देखो अब इसमें ए और बी का यूज ही नहीं होना है, तो लिखो ही मत। ए की पावर 6 और बी की पावर 6 क्यों लिखनी है, क्योंकि वो तो वेरिएबल है ना हमारे पास, हमें कोफिशिएंट चाहिए बस। कोफिशिएंट मतलब की न्यूमेरिक वैल्यू, तो हमें बस 3 और बी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो जहाँ क्या आएगा 3 की पावर 6 और -2 की पावर 6, ठीक है। इस तरह से आएगा हमारे पास। तो इसको आप सोल्व करोगे, आप तो कर सकते हो अगर करना है वैसे, तो टाइम लगेगा। 6 2 ज़ा 12, 12 के साथ कट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया 3 3 ज़ा 9, उसके बाद क्या कहते हैं 5 2 ज़ा 10, और 4 किस पे जा सकता है 4 2 ज़ा 8, नीचे से कट हो गया पूरा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना, आप कर लेना, ठीक है। जो भी आएगा हमारे पास वही आंसर होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो आई थिंक, ठीक है। इसको सोल्व करने पे जो भी आंसर बनेगा हमारे पास वो सारा क्या होगा, इसकी वैल्यू कोई ना कोई आंसर होगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जो मैंने खुद से ली थी इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, अदरवाइज एग्जाम में तो आपको ऐसे आएगा कि इतना सोल्व ही नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब मैं देख के लूंगा ना क्वेश्चन, मैं आपको खुद से नहीं लूंगा, जब प्रीवियस ईयर लूंगा, जब कोई करवाऊंगा तो तब आपको पता चलेगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारे पास क्या है, एन इवन के लिए हो गया, मिडल टर्म निकालनी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड, जब एन इज ओड होगा, ठीक है। तो अब ओड के लिए बात करते हैं, इसको आप नोट करते जाओ साथ साथ में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। साथ साथ में करोगे तो आप मेरे को जो मैं बोलता हूँ ना, तो वो भी आपको लिखने में आसानी होगी कि एग्जाम में आपको समझ में आएगी। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, जब बाद में करोगे ना तो आपको गलती लग सकती है, ठीक है। व्हेन n इज इक्वल टू ओड, ठीक है। अब ओड के लिए बात करें तो क्या हमारे पास, मान लो x प्लस वाई की पावर n, यही जनरल टर्म है, ठीक है। अब n जहाँ पे क्या होगा ओड में, इसकी 1 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास n इज ओड है तो इसका टर्म क्या आएगी हमारे पास, मिड टर्म होगी, जो वो मिड टर्म आएगी हमारे पास n+1/2th टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्या हो गया, x प्लस वाई की पावर मान लो ले लिया हमने, इवन लेना है तो 7 मान लो, ठीक है। 7 हो गया, तो 7 क्या करेंगे 7+1/2, तो कितना हो गया 8/2, तो फोर्थ टर्म, ठीक है। टर्म आ गई फोर्थ, अगर आर की वैल्यू करें तो 3 आएगा। अगर कोफिशिएंट निकालना है तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ना कुछ, तो उसके लिए मैं अभी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। नहीं तो
चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं x+2 ही ले लेते हैं। चलो ठीक है। तो इसमें तो मैंने बता दिया आपको। अगर टर्म की बात करें तो टर्म कितनी आई हमारे पास 8/2, तो फोर्थ टर्म। ठीक है। और r कितना आ गया 3। ठीक है। अब निकालना है हमने, हमारे पास ये r है ना, तो 3+1, तो टर्म कितनी होगी 4। ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर सीधा याद रहे तो सीधा लिख सकते हो। अब इसमें करना है NCR, तो n कितना है 7, जो हाईएस्ट पावर है NCR की कितना है 3। अब हमारे पास क्या आ गया x की पावर। अब देखो x से चाहे लिखो भी ना, कोफिशिएंट में हमारे पास वेरिएबल की जरूरत नहीं है तो लिखो ना। अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में अपने टाइम बचाना, तो x को लिखो ही मत। इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट है 1 है तो वो भी मत लिखो, 2 है, -1 है तो फिर भी लिखना है। ठीक है। क्योंकि -1 की पावर अब यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, माइनस लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो NCR x की पावर क्या होगा, n-r, तो 7 - 3 4। और जहाँ पे देखो -2 है तो -2 से क्या होगा, इसकी पावर 3 है। ठीक है। अब इसको तो निगलेक्ट कर दो। ठीक है। इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या आएगा, इसको 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, ये आ गया। नीचे अब 3 को कर दो, 3 2 1। और इधर क्या करेंगे, 2 2 4 और 4 2 8, तो -8। ठीक है। क्योंकि माइनस साथ में है। तो 3 2 6, ये साथ कट हो गया, 3 5 35 और मल्टीप्लाई 8। ठीक है। तो इसको कर लेना मल्टीप्लाई। अब चलो मैं कर देता इतना। तो 8 4 5 कितना हो गया हमारे पास 40, और 8 3 24 और 24 हमारे पास 28। और जो हमारे पास माइनस में था तो माइनस में आंसर आ गया। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास, कोफिशिएंट भी निकल गया। ठीक है। ये कोफिशिएंट का लिए था ना, ये कोफिशिएंट भी निकल गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास देखो टर्म भी निकल गई और आर भी। ये तीन ही चीजें पूछी जाती हैं और सारा का सारा आपका मिडिल टर्म में आ गया। ठीक है। और इसके अलावा हमने, अब मैं बता देता हूँ कि पहले पिछली बार किया गया था, किसी ने कहा था थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो उसमें भी हमारे पास क्या था, हमारे पास आया था आर निकालना था हमारे पास NP माइनस साथ में R/P+Q। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या था कि x+1/y की पावर n इस तरह से दिया था। ठीक है। जहां पे पावर p होनी थी, जहां पे पावर q होनी थी, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया था तो NP। अब r देखो कितना आना था, उसने बोला अगर कि इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स की x की पावर 0 होगी, उसमें x होगा ही नहीं, तो x की पावर 0 होगी। तो 0 किया तो r की पावर कितनी होगी 0। तो वो हम लिखते थे जहां पे 0 तो NP/P+Q लिखते थे। ठीक है। अगर आ जाए कि हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म भी यही होगी ना, जो इक्वल टू 1 बन जाएगा, मीन्स की कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x सेम होगी बात। ठीक है। जहां से निकल गया r, अब r कुछ भी निकल सकता है, r=2 3, मान लो 2 निकल गया। ठीक है। अब हमारे पास बोलेगा कि वो टर्म निकालो उसकी कौन सी, तो टर्म क्या आएगी, एक प्लस आएगी ना, तो टर्म हमारे पास क्या आएगी, इसकी टर्म आ जाएगी 3। ठीक है। 1 ऐड करके। ठीक है। तो ये सारा का सारा था, ये अब समझ में आ गया होगा अब आपको। तो एक बार फिर से देख लेना पिछली वीडियो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो फिर भी। ठीक है। तो ये हमारे पास था जो मेजर जहां से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम में। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और चीज मैं करवाता हूँ। जैसे हमारे पास आ जाए कि सम ऑफ कोफिशिएंट, वो मैंने तब सही से करवाया नहीं था, तो अब मैं एक एग्जांपल के साथ करवा देता हूँ। सम ऑफ कोफिशिएंट आ जाए हमारे पास। अब कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, बताया ना मैंने, x+y की पावर स्क्वायर आ जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास। चलो क्यूब लेता हूँ ताकि समझ में आए। x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर y प्लस 3x y की स्क्वायर। ठीक है। ये तो अभी 1 1 इसके साथ कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या कि सम ऑफ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आर कौन से रहे, J3 और J3, तो 3 + 3 सम कर दिया, इनका 6 आ गया, तो 6 आंसर है, ये कह रहा है। ठीक है। लेकिन ये तो पावर 2 3 तक तो हमने सोल्व किया। अगर 10 पावर आ गई, 4 पावर आ गई, 5 पावर आ गई तो नहीं कर सकते ना। सॉरी। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट को हमने निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ कोफिशिएंट आपको जैसे एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, क्या है, ax + by की पावर n। कह रहे इसके सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होंगे, तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो गया, आपने क्या कर देना, पुट कर देना वेरिएबल जितने भी हो गए, हाँ ठीक है, ए आना था यहाँ पे। ठीक है। वेरिएबल हमारे पे जितने भी होंगे उसका कर देना 1 पुट कर देना। तो इसको अगर 1 1 पुट कर दे तो क्या आ गया, a+b की पावर n, तो बच जाइए हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट हो गया। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास आ जाए x+2 की पावर 6। ठीक है। अब जहाँ पे ये ध्यान देना है आपने कि
हमने क्या किया, जहाँ पे 6 है ना, तो आपने क्या करना, बस वेरिएबल को पुट करना 1, तो 1 को पुट किया तो क्या होगा 1 + 2 3, तो 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 करके जो आएगा वही उसका सम ऑफ कोफिशिएंट होगा। अगर जहाँ पे n आ जाता है, मान लो ठीक है n आ जाता है, तो फिर वो n की फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर n इसका सम ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि n हमें पता ही नहीं है ना, जब तक n पता नहीं होगा तो आंसर भी n में आएगा। अगर n की जगह कोई पावर दी है हमारे पास, तो फिर पावर को हम सोल्व करेंगे, फिर पावर सोल्व करके आंसर आएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस 1 पुट करना है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास आ जाए x - 1 की पावर n, या 10 भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने x क्या करना, पुट 1, तो 1 - 1 0, तो 0 की पावर चाहे n हो 10 हो कुछ भी, तो इक्वल टू 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो 0 की पावर n है अगर, तो 0 ही आया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो ये था हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कुछ फार्मूला है जिसका आपको सोल्व करने में आसानी होगी एग्जाम में, कैलकुलेशन करने में। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन का टाइम कई बार ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको आसानी होगी। ठीक है, सॉरी, चलो आगे करते हैं अब। तो क्या है हमारे पास, फार्मूला है मैं इसकी, तो फार्मूले आपको बताने वाला हूँ मैं। फार्मूला, ठीक है, तो सबसे पहले क्या फार्मूला है हमारे पास, NCR कह रहा है कि इक्वल टू किसका होता है, NC n - r। ठीक है, अब किसी को अगर समझ नहीं आ रही होगी तो मैं बता देता हूँ साथ में एग्जांपल। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल लेके चले, मान लो जैसे हमने क्वेश्चन किया था 12C आ जाए 8। अब 12C 8 करना होगा, तो देखो हमारे पास क्या करोगे, 12 को 8 तक रिपीटिंग ऑर्डर में लिखोगे, डिक्रीजिंग में, और नीचे 8 को लिखोगे। तो हमारे पास क्या कर सकते हो आप, इसका मतलब NCR हुआ ना, हम क्या कर सकते हैं, NCR को लिख सकते हैं NC n - r, तो उसका भी आंसर सेम होगा कह रहा है। तो अगर हमारे पास इसकी जगह क्या लिखते हैं, n तो ऊपर सेम ही रहा, नीचे आ गया n - r, तो n कितना 12, 12 - 8 तो कितना 4। तो अब आसान नहीं हो गया, देखो 12 को 4 टाइम लिखना है, जहाँ 8 टाइम लिखना है, और नीचे भी 8 टाइम, जहाँ ऊपर भी 8, सॉरी जी बीच में C भी आना था ना। अब देखो ऊपर भी हमारे पास 4 टाइम लिखना है बस 12 को डिक्रीजिंग में, और नीचे भी 4 टाइम, तो वो करना आसान होगा ना हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास, हम हमेशा इसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं, आंसर दोनों को सेम होगा। और कैसे सेम होगा, तो ये मैं बता देता हूँ, जो आपको मैंने बताया था पास्कल ट्राइंगल में क्या था, 1 1 1, फिर क्या आया था 1, जो हमारे पास इस तरह से आया था ना कुछ, 1 मिनट, हाँ इसको कर दिया 2 और 1 1, फिर आ गया था हमारे पास 1, और जहाँ आ गया था 3 3 1। तो देखो हमारे पास आ क्या रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, स्टार्टिंग की टर्म बन रही हो, जो एंडिंग की, स्टार्टिंग की, देखो शुरू से हमारे पास सेकंड टर्म और लास्ट से हमारे पास सेकंड टर्म सेम नहीं है, शुरू से हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट से हमारे पास फर्स्ट टर्म सेम नहीं है। इसी तरह से कह रहे हैं जो स्टार्टिंग वाली टर्म है और जो एंड वाली टर्म है, तो दोनों सेम ही होगी। तो जो पास्कल ट्राइंगल से भी हमने किया था सोल्व, यही पास्कल ट्राइंगल होता है हमारे पास एक साथ है। ठीक है, ये किसके लिए होता था, कोफिशिएंट निकालने के लिए मैंने बोला था। तो ये कोफिशिएंट नहीं निकलते हमारे पास, जो कॉम्बिनेशन भी निकलते हैं। ठीक है, तो जब भी कॉम्बिनेशन की बात है तो कोफिशिएंट यही होता है NCR वाला। साथ में हमारे पास क्या आ सकता है, जब x + y के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसकी पावर भी लेंगे। अगर वो हमारे पास वहां पे कोई पावर नहीं है, जब माइनस में भी नहीं है, पॉजिटिव है, तो फिर यही जो हमारे पास होगा तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे भी आंसर आ सकता है कि ये ऑप्शन दिए हो, तो आप ये भी ध्यान रखना, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ सोल्व में ध्यान देना कि ये भी आंसर हो सकता है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारे पास कोफिशिएंट होता है। और पास्कल ट्राइंगल का बोले कि यूज कहाँ होता है, तो वो कोफिशिएंट फाइंड करने में होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारा का सारा था हमारे पास इसमें। ये तो हुआ फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला की बात करते हैं, तो सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या कह रहा है, NCR+1 अपॉन NCR इक्वल टू हमारे पास कैसे हो जाएगा, n - r अपॉन में r+1। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू लें तभी आपको समझ में आएगा। ऊपर n सेम है ना, तो 11 मान लो n ले लिया, C r+1 6, तो नीचे r अकेला है, तो क्या हो गया NC 5। अब कह रहे हैं कि इसको अगर सोल्व करना है हमारे पास, तो क्या करोगे, पहले इसको 11 को 6 टाइम लिखोगे, फिर नीचे इसको 6 टाइम, फिर इसको 5 टाइम और इसको 5 टाइम रिपीट करोगे। उसको सोल्व करने से अच्छा कह रहे हैं कि ये इक्वल टू इसका ही होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, n - r और r+1। ठीक है, 10 क्या है हमारे पास, 11 माइनस r, तो r कितना दिया जाए है ना, ये r है, ये r+1 मीन्स की 5 r है, -5 अपॉन में r+1 क्या है 6, तो ये 6,
तो 11 माइनस 5 6 1 6 इक्वल टू 1। देखो तो देख के आंसर 2 सेकंड में होने वाला आंसर है। अगर इसको सोल्व करने जाते तो आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये फार्मूला एक था जो यूज होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा हमारे पास 2-3 फार्मूलाज और हैं जो कि आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। वैसे इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे उसका काम होता है, तो आप प्रॉपर्टी मान के चलो। जैसे तो थर्ड मैं करता हूँ। जैसे थर्ड क्या कह रहा है कि अगर हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। ठीक है, मान लो हमारे पास पहले मैं लिख देता हूँ टर्म x माइनस ए हमारे पास की पावर n, x माइनस ए की पावर, चलो यहाँ पे ना प्लस करो अभी पहले। ठीक है, अगर कह रहा है कि x प्लस ए की पावर n हमारे पास दिया है, इसमें हम क्या कर दे, चेंजिंग कर दे a को a माइनस वन से। ठीक है, हमने कह रहे कि इसको सोल्व करना है, तो हमारे पास a की जगह अगर a माइनस वन कर दे। ठीक है, तो a की जगह क्या कर दिया, माइनस का a हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो चेंज करने पे क्या कह रहे हैं हमारे पास कि इसको चेंज करने पे जहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो x माइनस ए की पावर जो n होगा ना, वो इक्वल टू कह रहे हैं किसके बन जाएगा, समेशन r वेरी फॉर 0 टू n माइनस वन की पावर r एन सी आर एक्स की पावर n माइनस r और a की पावर r। ठीक है, अब आपको कितना बड़ा यूज करना पड़ रहा है, क्या है, तो जे हमारे पास प्लस में देता हूँ, तो इसका मतलब अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और a की पावर r। तो देखो इतनी टर्म तो हमारे पास यही बन रही है इसके साथ। तो क्या हुआ, जब माइनस हो गया साथ में तो क्या हो गया, माइनस की पावर r। तो इसका मतलब क्या है, अगर एग्जाम्पल के साथ समझे हम, तो कह रहे हैं कि अगर x प्लस 3 की पावर हमारे पास कुछ भी दिया है 5। ठीक है, इसको सोल्व करना हमें आता है, लेकिन ये हमारे पास अगर मान लो उसने बोला कि इसकी पावर आंसर हमारे पास दिया है, इसका आंसर मान लो हमारे पास 10 दिया है, होगा नहीं 10 में, वैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 10 दिया है, तो कह रहा है कि x माइनस 3 की पावर 5 कितना होगा। तो क्या करेंगे, माइनस करने पे क्या आया, एक्स्ट्रा हमारे पास माइनस वन की पावर आया ना, तो आर आया सॉरी। तो माइनस वन की पावर आर कितना है हमारे पास 5, तो क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास ऊपर ओड है, तो क्या आ गया माइनस का 10। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी हो गया। अगर जे दिया है हमारे पास, बस इसमें माइनस लगाया हमने, तो जे हमारे पास जितना याद रखना है कि माइनस वन की पावर आ रहेगा। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है, फिर हमारे पास x प्लस ए की पावर n दिया है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास चेंज क्या करना है, चेंज करने को क्या कह रहा है कि x की जगह इक्वल टू 1 कर दे और a की जगह इक्वल टू x कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स। देखो x की जगह 1 तो जहाँ 1 हो गया, a की जगह x तो जहाँ पे x हो गया, तो 1 प्लस एक्स इसी को चेंज किया जहाँ पे 10 नंबर j1 की वैल्यू। अब j इक्वल टू कह रहा है कि इसके हो गया, तो समेशन r वेरी फॉर 0 टू n एन सी आर एक्स की पावर r। ठीक है, अब इसको देखो अगर करोगे तो क्या होगा हमारे पास x एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और फिर क्या होगा a की पावर r। ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, एन सी आर निकालना है हमने सिर्फ और x की पावर r निकालनी है, तो x की पावर r क्या जो हमारे पास जहाँ पे पावर होगी और एन सी आर। ठीक है, तो इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। अभी के लिए आप इसको नोट डाउन करते जाओ बस। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे होना है, और ये 5 सेकंड में इसके क्वेश्चन निकलने वाले, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास, और प्रॉपर्टी तो इतनी ही काफ़ी है। आई थिंक इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में आई नहीं है, तो काफ़ी कुछ है इससे, लेकिन अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं है। और ठीक है, क्योंकि हमने यही करना है ना। अगर आप देखो तो और जैसे हाई लेवल के टेस्ट होते हैं ना, उसमें बाइनोमियल से काफ़ी डीप तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो करने को हम वही कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बर्डन डालने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में आया ही नहीं। अगर तो आ भी जाएगा तो एकदम सिलेबस से बाहर थोड़ी ना आ जाएगा, एक आधा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए हम एक आधे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे बर्डन, जितना वैलिड है वही करेंगे। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से जहाँ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। जो करवाया ना मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही करवाया, कम नहीं मैंने कुछ भी करवाया। तो आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिलेबस में आपके इतना ही दिया था, बस क्या दिया था, मिडल टर्म दी थी तो हमने इवन ऑड दोनों के लिए कर ली, कांस्टेंट टर्म कर ली, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कर लिया, पास्कल ट्रायंगल कर ली, सारा कुछ। ठीक है, अब 2 थ्योरम दी थी तो थ्योरम कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरम जो कि हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों बार पूछी गई है एक थ्योरम उनमें से। ठीक है, तो आप दोनों ही याद रखो। वैसे तो एक सबसे पहले कौन सी थ्योरम है, सबसे पहले हमारे पास बोल्जेनो, इसको बोलते हैं क्या, तो क्या कहते हैं, बोल्जेनो वेस्ट्रेस थ्योरम। ठीक है, तो आपके सिलेबस में भी दी होगी, आप वहां से देख लेना, नहीं तो क्या दिया है, स्पेलिंग अगर देख लो जमीन है तो WEIERSTERS है। ठीक है, TERS। ठीक है, तो जो है इसको वैसे बोलते क्या है, तो BW
पी बोलते हैं इसको, ठीक है। BWP का मतलब क्या है, बल्जानो वेस्ट्रेस प्रॉपर्टी, ठीक है। थ्योरम भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो अगर BWP भी दिखा है ना अकेला, तो वो भी सेम ही बात है, इसको गलत मत समझ लेना, ठीक है। तो सेम ही इसकी स्टेटमेंट करते हैं, जो कि स्टेटमेंट दी होती है तो पूछता है कि नीचे कौन सी थ्योरम है जी, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस ऑन अ रियल लाइन लिख सकते हैं, नंबर, चलो नंबर ही कर लो अभी, वैसे लाइन भी कर दो, कोई गलत नहीं होगा। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा उसको भी समझ लेते ताकि आपको आसानी हो याद करने में कि क्या चीज़ है। कह रहे हैं एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस, कोई बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस है। तो आप देखो बाउंडेड हो मीन्स कि इसको बाउंड तो किया हुआ है लेकिन इनफाइनाइट तक जाने वाली है वो। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस ऑन अ रियल लाइन है, तो रियल लाइन अपने आप में ही क्या है, इनफाइनाइट ही है, ठीक है, लेकिन इसको बाउंड भी किया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस रियल लाइन हैज अ लिमिट पॉइंट, कह रही उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे हमारे पास दे दो कि 1 से लेकर 2 तक है, तो इसमें कोई ना कोई इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, कि लिमिट एक्स अप्रोच टू हमारे पास मान लो जहाँ 5 दिया है, तो इसके बीच में इसकी लिमिट कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी, एक्स अप्रोचेस टू 1 2 कहीं पे भी, ठीक है। तो इसी से कह रहे हैं कि अगर बाउंड किया हुआ है किसी इनफाइनाइट सीक्वेंस को भी, चाहे वो इनफाइनाइट तक भी जा रही है, लेकिन उसको अगर बाउंड किया हुआ वो बाउंडेड है, तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो हैज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो सीधा सीधा आप क्रैम भी कर सकते हो, चाहे याद रखना समझ के तो समझ के रख लो, ठीक है। तो ये था फर्स्ट थ्योरम हमारे पास। अब सेकंड थ्योरम है, उसको बोलते हैं हैनी-बोरेल थ्योरम, हैनी-बोरेल थ्योरम, ठीक है। तो हैनी-बोरेल थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, जहाँ पे ये आता है वैसे, हैनी-बोरेल थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, एवरी सबसेट ऑन अ रियल लाइन is compact if and only if it is closed and बाउंडेड, ठीक है। तो ये मेरे पास थ्योरम है ना, जो दोनों थ्योरम मैंने जब सेट्स करवाए ना तब भी बताइए, क्यों बताइए कि उसमें भी हमारे पास क्या था, एक तो एवरी इनफाइनाइट की लिमिट पॉइंट है, और इसका हमारे पास देखो दूसरे का क्लोज्ड, और हमारे पास क्लोज्ड और कंपैक्ट का यूज मैंने क्या किया था, सेट्स में करवाया, क्लोज कंपैक्ट डिटेल में, ठीक है। तो वहां पे था, तो इसलिए मैंने उससे रिलेटेड थ्योरम भी वहां करवा दी थी, लेकिन कुछ बच्चों को वहां मिल नहीं रही थी, तो मैंने सिलेबस के हिसाब से जहां भी एक बार आपको करवा दिया, ठीक है। तो क्या है दूसरी है हैनी-बोरेल थ्योरम, क्या कह रही है हमारे पास, कह रहा है एवरी सबसेट ऑन अ रियल लाइन, कोई भी सबसेट लेना है रियल लाइन पे, मान लो जैसे रियल लाइन हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है ना, -∞, उसमें से कोई सबसेट ले लेना है, मान लो 2 से लेकर 5 तक हमने सबसेट ले लिया, ठीक है जी, है ना। -∞ तो इन्फिनिटी हमारे पास ये पूरी पूरी रियल लाइन है, इसमें जो सबसेट ले लिया 2 to लेकर 5 तक, ठीक है। अब इसे क्लोज लेना है, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है क्लोज। तो क्या कह रहा है, रियल लाइन इज ए कम्पैक्ट, तो कम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि वो क्लोज, तो कह रहे हैं अगर कम्पैक्ट है इफ एंड ओनली इफ इज ए क्लोज एंड बाउंडेड, तो बाउंड भी हो रही है 2 से 5 के बीच में, तो जो बाउंड भी हो रही है क्लोज भी हो रही है। अगर क्लोज और बाउंडेड है तो कम्पैक्ट है, अगर कम्पैक्ट है तो क्लोज बाउंड है, ठीक है। इफ एंड ओनली मीन्स की वाइस वर्सा होता है केस दोनों तरफ से, तो सफिशिएंट कंडीशनल होता है जैसे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि अगर होगा कम्पैक्ट होगा तो वो क्लोज बाउंडेड होगा, क्लोज बाउंडेड है तो कम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये थी हैनी-बोरेल थ्योरम, ये क्या है हमारे पास WP प्रॉपर्टी है हमारे पास, BWP, ठीक है। तो ये दो थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये थ्योरम तो वैसे दोनों बार पूछी गई एग्जाम में 16 और 17 दोनों में, ठीक है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अब दोनों ही याद रख के चलो। तो इसी के साथ ही आपकी बाइनोमियल है जो हमारे पास वो तो खत्म हो गई है, ठीक है। इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं कुछ, लेकिन एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई, तो अगर मुझे सही लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करवा दूंगा और साथ में थोड़े क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। और अभी के लिए अगर मैं मान के चलो तो आप बाइनोमियल मान सकते हो कि फिनिश हो गए दो ही हमारे पास वीडियोस में, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल से ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन भी इसके 5 आए हुए हैं, 16 में भी और 17 में भी। तो इतना रखते हैं अभी के लिए, एक बार मैं वीडियो बना लूँगा और थोड़े से क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको, ताकि पूरी तरह डिटेल में समझ में आ जाए, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी मैंने करवानी है, ठीक है। फिर आपको मैं प्रीवियस ईयर का करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ, ताकि हम लाइव वीडियोस ले सकें। हमारा अगर कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ सकेगी तो तभी हम लाइव वीडियो ले पाएंगे, तो इसलिए जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।